दोस्तों, अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, हिंदी साहित्य की क्लास आप यूट्यूब पर यूनिट 22 ढूंढ ढूंढ करके परेशान हो चुके थे। ना आपको यूनिट 22 मिल रही थी, प्रीवियस ईयर नहीं मिल रहे थे, ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल रहे थे, शॉर्ट और लॉन्ग जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपकी परेशानी इस क्लास को देखने के बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज की इस क्लास में यूनिट 1 को हम कंप्लीट कर देंगे। एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, और अगर आएगा क्वेश्चन तो अपनी वीडियो से आएगा। पूरी यूट्यूब पे सबसे दमदार और असरदार कंटेंट देने का जो हम दावा करते हैं, छाती ठोक के उसी क्रम में आज की क्लास रहेगी साहब। फोकस आपका जरूरी है। सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये क्लास जो है इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलिएगा, क्लास को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले शॉर्ट प्रश्नों को हम समझ लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग पढ़ेंगे। चलेगा, बात करेंगे पहले प्रश्न की। भाई, हिंदी गद्य साहित्य क्या है? बहुत सिंपल सी बात है, समझेंगे एक बार फोकस के साथ। देखिएगा, हिंदी गद्य साहित्य वह साहित्य है जिसमें विचार, कथा और जो सामाजिक संदेश है वो लिखित रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। अच्छा, इसका सीधा सीधा कहने का अर्थ है कि लिखित रूप में जो प्रस्तुत किए जाए वो कहीं ना कहीं हिंदी गद्य के रूप में आएगा। देखिएगा कैसे, जैसे इसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, निबंध और यात्रा वृत्तांत जैसी जो गद्य विधाएं हैं वो क्या है? तो आपने कहा सर ये गद्य होती हैं, है ना, ये हिंदी गद्य है। सिंपल सी बात आपके माइंड में फिट हो गई होगी कि हिंदी गद्य एक साहित्य है जिसमें जो भी विचार आते हैं, कथा या सामाजिक संदेश जो भी होता है, उन सबको लिखित रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। और आती क्या क्या है इनके अंतर्गत? तो भैया कहानी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, निबंध और यात्रा वृत्तांत जैसी चीजें आती हैं। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न नंबर 1 को आपके माइंड में मैंने फिट किया होगा। चलिएगा, बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। बस फोकस बना ले। देखो, हिंदी कहानी का उद्भव कब हुआ और किसने इसे लोकप्रिय बनाया? भाई साहब, हिंदी कहानी का उद्भव जो है 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में। याद रखना, हिंदी कहानी की मैं बात कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन में हिंदी गद्य को मैंने कंप्लीट किया है। नोट्स जरूर बनाते चलना, अंत में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपका कोशिश करूंगा कि रिवीजन भी करा दूं। चलिएगा, प्रेमचंद ने इसे सामाजिक यथार्थ और ग्रामीण जीवन का प्रतिबिंब बनाकर इसको क्या किया? तो लोकप्रिय किया है। अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि हिंदी कहानी का जो उद्भव विकास है वो 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी के प्रारंभ में हुआ। अच्छा, प्रेमचंद साहब ने क्या किया? तो भैया सामाजिक यथार्थ और ग्रामीण जीवन का प्रतिबिंब बनाकर इसको लोकप्रिय किया। तो इस बात का भी उत्तर आपको मिल गया कि लोकप्रिय किसने किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न नंबर 2 भी आपके माइंड में फिट हुआ होगा साहब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो या फिर बेईमानी है अगर आप लाइक नहीं करते हैं, है ना। सारे काम छोड़ के एक बार लाइक कर दीजिए, फिर क्लास को कंटिन्यू कीजिए। भाई साहब, गुरु दक्षिणा हो जाएगी आपकी। प्रश्न नंबर 3 की हम बात करेंगे, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास क्या है? देखो भाई, जितने क्वेश्चन हम शॉर्ट के रूप में समझ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन हम लॉन्ग के रूप में भी समझेंगे। क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, छाती ठोक के इस भाई का दावा है ना। एग्जाम में आएगा तो अपनी इस वीडियो से आएगा साहब, और बहुत जल्द आपके आने वाले टाइम में हम सारी यूनिट को कंप्लीट कर देंगे। परेशान ना होना, बस प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लीजिएगा। देखिएगा भाई, हिंदी उपन्यास का जो उद्भव है, विकास है, वो क्या है? तो समझते हैं। हिंदी उपन्यास 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आया। कब आया? तो आप कहेंगे सर उत्तरार्ध में आया, और इसका उद्देश्य क्या था? तो भैया इसका उद्देश्य जो है वो समाज सुधार, नैतिक शिक्षा देना। ये क्या है? इसका उद्देश्य था समाज का सुधार करना, है ना। जो कुरीतियां प्राप्त है उनको खत्म करना, रूढ़िबद्ध धारणाओं को निपटाना, है ना, और नैतिक शिक्षा देना। तो ये उद्देश्य था। प्रमुख उपन्यासकार अगर हम देखें तो कौन कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद साहब हैं जिनने गोदान लिखा है ना। मुंशी प्रेमचंद के 3 उपन्यास के नाम आपको लिखने हैं। कमेंट में एक बार अच्छे से लिख दो जल्दी से, ठीक है। मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं और मैं देखूंगा कि भाई पढ़ाई कितनी चल रही है आपकी। मुंशी प्रेमचंद ने गोदान है, सुमित्रानंद पंत की बात करें तो अरण्य है, शिवानी है। तो ये क्या है? उपन्यासकार हो जाएंगे साहब। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास को हमें समझाना है। देखिएगा, प्रारंभिक नाटक धार्मिक और समाज उपयोगी था, जैसे रामलीला और कृष्ण लीला, है ना। 19वीं सदी में आधुनिक नाटक में संवाद और सामाजिक संदेश और यथार्थवाद आया। इनमें नाटककार कौन कौन थे? तो आपने कहा सर भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब और रामधारी दिनकर साहब। ये क्या है? ये उस समय के प्रमुख नाटककार हो जाएंगे। 5 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। 6 प्रश्न टोटल शॉर्ट से रहेंगे, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चंस को हम आपके लिए डिस्कस करेंगे। भाई, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास कब हुआ? तो भाई हिंदी आलोचना का प्रारंभ 19वीं सदी में हुआ। इसका उद्देश्य साहित्य की समीक्षा, मूल्यांकन और मार्गदर्शन देना था। प्रमुख आलोचक जो है वो मलकान सिंह है और प्रेमचंद और निराला साहब हो जाएंगे।
निराला साहब का पूरा नाम भाई एक बार लिख दो कमेंट में, है ना, एक बार कमेंट में लिख दो, मैं देखना चाहता हूँ। छोटी छोटी बात मैं आपसे पूछता हूँ और आपके कमेंट में सबके पढ़ता हूँ, सब नज़र में रहते हैं भैया, है ना। 6 नंबर प्रश्न आपके डिस्प्ले पर रहेगा, उसके बाद हम लॉन्ग प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी गद्य की अन्य विधाएं कौन सी हैं? तो भाई निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, इस संस्मरण है, आत्मकथा है और व्यंग हो जाएगा। ये सभी समाज और व्यक्तिवाद की जो छवि है वो प्रस्तुत करती हैं। तो ये क्या है? तो आपने कहा सर हिंदी गद्य की जो अन्य विधाएं हैं वो सब है ना। हिंदी गद्य था क्या? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हिंदी गद्य में जो अपने विचार हैं, है ना, कोई भी यात्रा है, यात्रा वृत्तांत है, कोई भी कथा है, कहानी है, उन सबको लिखित रूप से, कैसे? तो आपने कहा सर लिखित रूप से उसको लेखनीबद्ध करना, ये क्या है? तो आपने कहा सर हिंदी गद्य हो जाएगा, है ना। और प्रमुख विधाएं मैंने आपको बता दी हैं हिंदी गद्य की। देखिएगा लॉन्ग प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। 4 लॉन्ग प्रश्न रहेंगे और इससे जो है वो यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बहुत जल्द आने वाले टाइम में यूनिट 2, 3, 4 सारी क्लासेस को ला करके आपके इस वीडियो को कंप्लीट किया जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ला करके आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा और पूरे यूट्यूब पर दमदार और असरदार कंटेंट देने का दावा छाती ठोक के रहता है और आगे भी रहेगा। एक बार आप कंटेंट दुनिया से सबसे मैच कर लो और उसके बाद आप खुद कहेंगे सर कंटेंट में दम है अपने में। देखिएगा बात करेंगे पहले प्रश्न की, लॉन्ग प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं। तो भैया हिंदी गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास लिखिए, है ना। पहला प्रश्न सिंपल सा प्रश्न है कि हिंदी गद्य साहित्य का हमें संक्षिप्त इतिहास लिखना है। समझते हैं हेडिंग वाइज हम यहाँ पे चलेंगे। हेडिंग के माध्यम से पहली हेडिंग रहेगी प्रारंभिक गद्य साहित्य। तो भाई साहब 19वीं सदी से पहले हिंदी साहित्य में गद्य का उद्देश्य अधिकतर धार्मिक और नैतिक शिक्षा देना था, है ना। क्या था? नैतिक शिक्षा देना था। लेकिन उसके बाद जो भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब आए, रामधारी सिंह दिनकर साहब आए, इनने क्या किया? तो भैया उस समय की अगर हम बात करें तो प्रमुख ग्रंथ नीति साहित्य, धार्मिक कथाएं और जीवनचर्या के निर्देश थे, ठीक है, जीवनचर्या के निर्देश थे। और क्या था? शैली की अगर हम बात करें तो सरल शैली थी, बहुत अच्छे ऐसी शैली में लिखा जाता था कि लोग पढ़ सकें, उन्हें समझ सकें, उनका भावार्थ उनके माइंड में सेट किया जा सके। शास्त्रीय जो है वो संस्कृत प्रभाव वाली जो है वो उस समय की शैली रहा करती थी। अच्छा आधुनिक की अगर हम बात करें तो 19वीं सदी के अंत में हिंदी गद्य में यथार्थवाद और सामाजिक चेतना का प्रवेश होता है। इसमें क्या हुआ? तो भाई कहानी, उपन्यास, नाटक और आलोचनाओं के माध्यम से समाज और व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। अब ऐसा नहीं रहा कि केवल नैतिक शिक्षा देना और धार्मिक शिक्षा देना ही हिंदी गद्य का जो काम था वो वहां तक सीमित नहीं रह गया था। अब जो चीजें हैं वो आगे बढ़ गई थी। तो इस समय के जो प्रमुख लेखक हैं कौन कौन हैं? तो भैया मुंशी प्रेमचंद साहब है भाई साहब, है ना, और सुमित्र नंदन पंत हो जाएंगे और महादेवी वर्मा हो जाएंगी। आधुनिक युग की मीरा किन्हें कहते हैं? एक बार आप कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है, एक बार आप कमेंट में जरूर बताएंगे। विशेषताओं की अगर हम बात कर लें तो भैया विशेषताएं क्या है? जीवन का यथार्थ चित्रण है ना, नैतिक और सामाजिक संदेश देना। आधुनिक गद्य की बात कर रहे हैं हम, है ना, आधुनिक गद्य की हम बात कर रहे हैं। तो नैतिक और सामाजिक संदेश देना, जीवन का यथार्थ चित्रण, लोक जीवन, संस्कृति और व्यक्ति मनोविज्ञान का जो समावेश है वो किया गया इसमें आधुनिक गद्य में। और निष्कर्ष इससे क्या निकलता है? तो भैया निष्कर्ष निकलता है कि हिंदी गद्य साहित्य ने समाज, संस्कृति और मानव मन का सटीक चित्र प्रस्तुत किया जो पाठक को सोचने और समझने पर मजबूर करता है। साहब बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, आपने प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट किया है। और मैं आपको बताऊं आपकी बहुत सारे विषयों की क्लासेस हम आपको देते हैं, चाहे वो राजनीति विज्ञान हो, है ना, अर्थशास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, सारे विषयों की क्लास देते हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में हम लिंक भी पिन कर देंगे और साथ ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट भी आप एक बार विजिट कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर जो नहीं जुड़े हैं स्टूडेंट वो सब जुड़ जाओ, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्योंकि आगे अगर हमें कोई भी पोस्ट डालनी रहती है या कुछ भी हमें बताना होता है तो वो हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको बताते हैं। तो एक बार जुड़ जाओ और परिवार बन जाओ यार, बेझिझक होकर परिवार बन जाओ। आपके हम हर साल काम आने वाले हैं, हर सेमेस्टर में आपके काम आने वाले हैं। चलिएगा बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। भाई लॉन्ग प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे थे, एक प्रश्न कंप्लीट किया है, दूसरे प्रश्न की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो हिंदी कहानी का उद्भव और विकास को हमें समझना है। एक बार जरा हम उद्भव पर प्रकाश डालते हैं, उद्भव समझते हैं, उसके बाद हम विकास समझेंगे। देखिएगा उद्भव देखते हैं तो 19वीं सदी के अंत में हिंदी कहानी का प्रारंभ होता है। अच्छा प्रारंभिक कहानियां जो है वो शिक्षाप्रद और नैतिक संदेश देने वाली थी। शैली कैसी थी? तो भैया सरल थी, भावनात्मक और लोक जीवन पर आधारित जो है वो शैली थी। देखिए आप एक चीज नोटिस करेंगे, मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे बनाए हैं उसको एक ही फॉर्मेट में मैंने कंप्लीट किया है। एक ही फॉर्मेट में कंप्लीट करने का मेरा उद्देश्य ये था कि आपके माइंड में वो फॉर्मेट फिट किया जा सके।
देखो भाई, तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ प्रारंभ कब हुआ, है ना। अब उनमें शिक्षा कैसी दी जाती थी और तीसरी शैली क्या थी, तो मैं सब में डाल रहा हूँ ये, है ना। चलेंगे यहाँ पे। शैली सरल थी, भावनात्मक थी और लोक जीवन पर आधारित थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, विकास हम जरा समझते हैं। तो 20वीं सदी में कहानी में सामाजिक यथार्थ और मनोविज्ञान चित्रण आया है। क्या आया है? सामाजिक यथार्थ और मनोविज्ञान चित्रण आया। कब आया? तो आप कहेंगे सर 20वीं सदी में आया। ठीक है, किस में आया? तो आप कहेंगे सर कहानी में आया। प्रमुख कहानीकार अगर हम समझें तो देखिएगा, प्रेमचंद साहब हैं, महादेवी वर्मा हैं और राही मासूम रजा हैं, है ना। देखो भाई, प्रेमचंद साहब ने क्या किया, ग्रामीण जीवन को उजागर किया, गरीबी को उजागर किया, है ना, सामाजिक अन्याय जो है इन सब को अपनी रचनाओं में इनको स्थान दिया और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ों को बताया। महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो मानव विज्ञान और भावनात्मक द्वंद्व का जो है इन्हें जनक भी कहते हैं। तो इन्हें अपनी मानोविज्ञान तरीके से अपनी कथाओं, अपनी कहानियों में, अपने गद्य में बहुत अच्छे से चीज़ों को उजागर किया है, बताया है। राही मासूम रजा की अगर हम बात करें, देखिएगा मासूम रजा है, मासूम शर्मा नहीं है जो आजकल लोग गाना सुनते हैं। चलेंगे भाई, भाई ये सब बातें हैं, मजाक वाली बातें हैं, सीरियस मत लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे सीरियस लेने वाली बात क्या है वो समझे। देखो भाई, आधुनिक समाज और बदलाव जो है वो इनने क्या किया, इस पर अपनी रचनाओं में इनका ध्यान दिया। और आधुनिक समाज और जो बदलाव हो रहे हैं समय समय पर समाज में, क्योंकि देखो मैं कहता हूँ किसी समय में कोई चीज़ प्रथा होती है, बाद में हो सकता है वो कुप्रथा बन जाए, और हो सकता है कोई कुप्रथा हो बाद में प्रथा बन जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, परिवर्तन जो है वो समाज का नियम होता है। विशेषताओं पर अगर हम नज़र डालें तो सामाजिक यथार्थ और व्यक्तित्व का जो समावेश है वो देखने को मिलता है। सरल भाषा और भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति देखने को मिलती है और कहानी के माध्यम से एक सामाजिक संदेश जरूर जुड़ा होता है। ठीक है, तो वो चीज़ निष्कर्ष टोटल हम देखते हैं कि इससे क्या निकलेगा। तो भाई, हिंदी कहानी ने सरल भाषा में जीवन के यथार्थ और समाज की समस्याओं को प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत किया है। बहुत बढ़िया। बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की, जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा कि भाई हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास हमें बता दो, है ना। हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास हमें बता दो। तो हम जरा सबसे पहले उद्भव समझते हैं। देखिएगा, हिंदी उपन्यास का प्रारंभ 19वीं सदी के उत्तरार्ध में होता है। शॉर्ट क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको चीजें बता चुका हूं, बस अब क्या कर रहा हूं, लॉन्ग क्वेश्चन के माध्यम से उस चीज को बढ़ाकर लिख रहा हूं, ताकि देखिएगा अगर क्वेश्चन शॉर्ट में आता है तो आप उस हिसाब से लिख देंगे, लॉन्ग में आता है तो यही से लिख देंगे। बस नोट्स अपने बनाते चलो। मैं हमेशा कहता हूं नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। आपके अपने नोट्स जो है वो एग्जाम टाइम पे 1 बीटा का काम करेंगे, या फिर अपने माइंड में फिट करते जाओ, है ना। चलिएगा, उद्देश्य हम देखते हैं एक बार कि समाज सुधार, नैतिक शिक्षा और व्यक्तित्व चित्रण जो है ये उद्देश्य था। और अगर देखें हम जो आधारित किस पर थे, तो प्रारंभिक उपन्यास सामाजिक परिवेश और नैतिकता पर जो है वो आधारित होते थे। विकास को हम जरा समझते हैं। तो उपन्यास ने कहानी से बड़े सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को जो है वो समेटा है। प्रमुख उपन्यासकार हम देखते हैं कौन कौन है। तो वही प्रेमचंद साहब हैं, गोदान, निर्मला ग्रामीण जीवन और सामाजिक यथार्थ को जो है इन्हें खूब अच्छे से प्रस्तुत किया। सुमित नंदन पंत साहब अरण्यक, है ना, शिबानी, प्रकृति और मानव मन का गहन जो है वो विश्लेषण किया है। अच्छा, अरण्यक में तो उन्होंने प्रकृति, अरण्य का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है वन, तो उसमें क्या किया, प्रकृति और मानव मन का गहन विश्लेषण किया। अच्छा, शिवानी ये महिला मनोवैज्ञानिक और पारिवारिक जीवन, तो ये चीज़ें जो है वो इनने लिखी है। अच्छा, शिवानी कौन है मैं आपको बताऊं, शिवानी कौन है, क्या ये राहुल सांस्कृत्यायन की पत्नी है? एक बार कमेंट में आप हमें बताएंगे, जल्दी से एक बार हमें कमेंट में बताएंगे। विशेषताओं की जरा हम बात करते हैं। विस्तृत पात्र चित्रण, है ना, समाज और मनोविज्ञान का यथार्थवाद, नैतिक और सामाजिक और राजनीतिक संदेश जो है यहाँ से जाता है। तो ये चीजें हैं। निष्कर्ष के तौर पर हम जब अगर पहुंचे तो भाई हिंदी उपन्यास ने कहानी की तुलना में और भी गहराई से समाज, संस्कृति और मानव मन को प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में फिट भी हुई होगी और आपने चीज़ों को लिखा भी होगा। ठीक है, लिखते जरूर चलो भाई। अब प्रश्न नंबर 4 को हम पढ़ते हैं और इसके बाद वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद कहीं और से कुछ भी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ना मॉडल से, सीरीज से, कहीं से नहीं पढ़ना है आपको। बस यूनिट 1 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। एक क्लास में हम एक यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं, है ना। आगे आने वाली क्लासेस दे करके हम क्या करेंगे, फिर एक क्लास लाएंगे तो फिर उसमें फिर एक यूनिट कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से जो है आपकी 2, 3, 4 सारी जितनी भी यूनिट है आपकी सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो परेशान ना होना। बस आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दो यार, बस लाइक कर दो और एक बार कमेंट में बता दो क्लास लग कैसी रही। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। हिंदी नाटक का उद्भव और विकास को हमें जरा समझना है। देखिएगा,
पहला है प्रारंभिक नाटक, पहली हेडिंग है प्रारंभिक नाटक। तो भाई धार्मिक समाज उपयोगी नाटकों से आरंभ है। कैसे थे? प्रारंभिक नाटकों की बात करूं जब पहले हुआ करते थे, जैसे हुआ करते थे श्री रामलीला है ना, श्री कृष्ण लीला, ये सब दिखाए जाते थे पहले, और इनका उद्देश्य धार्मिक शिक्षाएं देना था, नैतिकता और सामाजिक संदेश यहाँ से जाता था। ये पहले जो नाटक हुआ करते थे उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, आज के टाइम पे क्या है, तमाम तरीके के मूवीज वगैरह चल रही हैं, है ना, वो सब नाटक ही तो है। कैसे? तो 19वीं और 20वीं सदी के में जो नाटक में सामाजिक चेतना, यथार्थवाद और संवाद प्रधान जो है वो संवाद प्रधान शैली आई। और प्रमुख नाटककार कौन कौन है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब हैं, रामधारी सिंह दिनकर साहब हैं, विद्यापति हैं। क्या किया भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब ने? आधुनिक नाटक के पिता कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र साहब, ध्यान रखना। सामाजिक सुधार पर आधारित जो नाटक है वो भी कहीं ना कहीं इनकी देन है। रामधारी सिंह दिनकर साहब क्या कहते हैं? नैतिक और सामाजिक चेतना अपनी रचनाओं में इनका स्थान दिया इनने। और विद्यापति ने तो भैया प्रेम भावनाओं का बहुत अच्छे से चित्रण किया है। विशेषताओं पर हम एक बार नजर डालते हैं तो भाई संवाद प्रधान रंगमंच योग्य रचना थी इनकी, है ना। जीवन और समाज का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक संदेश यहाँ से जाता है। तो ये सब चीजें जो है वो विशेषताओं के अंतर्गत आएंगी। और नेक्स्ट हम बात करेंगे तो भाई हिंदी नाटक ने साहित्य में दृश्यात्मकता, संवाद और सामाजिक चेतना को जोड़कर एक नया आयाम दिया है। भाई साहब, इससे पहले ही क्लास में हमने आपको हिंदी जो है वो 1 बाई 1 करके हम पढ़ा रहे थे, तो लोगों ने कहा कि सर आप 1 बाई 1 करके मत पढ़ाओ, है ना। जैसे हमने हिंदी नाटक का उद्भव विकास, हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास, ये अलग अलग हम वीडियो बना रहे थे। तो आप लोगों के कमेंट आए कि सर अलग अलग मत बनाइए, एक ही क्लास में बना दीजिए। तो आज ये रही एक क्लास। अब एक क्लास में ही हम एक यूनिट को कंप्लीट क्या करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो उसमें दूसरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से आपकी 8वीं यूनिट आपके एग्जाम से पहले हम कंप्लीट कर देंगे। अब एक और बात सुन लो, BA 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए राजनीति विज्ञान की ये क्लास आपके एग्जाम में आपकी परसेंटेज में 4 चांद लगाने के लिए ये भी काफ़ी है ना। यूनिट 1 हमने इसमें कंप्लीट किया है। आने वाले टाइम में यूनिट 2, 3, 4 करके कंप्लीट करेंगे। एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, और हो सकता है कोई बच्चा बाद में क्लास देख रहा हो, तब तक सारी क्लास आ चुकी होंगी। तो आप परेशान ना हो, एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर ले। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ साहब। चलेगा, समाजशास्त्र की बात करें तो शायद इसकी मैंने 2 यूनिट कंप्लीट कर ली है समाजशास्त्र की, तो उसको भी देख लें। और भाई जो आपकी किसी की अगर बैक रह गई है समाजशास्त्र में, पॉलिटिकल साइंस में, किसी भी विषय में, तो राजनीति विज्ञान में किसी भी विषय में अगर आपकी जो है वो बैक रह जाती है, तो प्लेलिस्ट में जो लिंक है वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर की भी मिल जाएगी। तो एक बार जरूर चेक जरूर कर लीजिएगा। बैक है तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। सब हम सारी चीज़ों को हम पढ़ाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के से लेकर 6 सेमेस्टर तक की चीज़ें जो है अपने एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको मिलती हैं। और बहुत जल्द जो है आपको ग्रेजुएशन की भी शिक्षा देने का हम काम करने की सोच रहे हैं, और बहुत अच्छे टीचर्स के साथ हम जुड़ेंगे आप सबसे। और भाई साहब, एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। बात यह है कि भाई देखो, बहुत सारे जो आपके छोटे भाई बहन होंगे वो परेशान होंगे कि सर क्लास नहीं मिल रही, अच्छी क्लास नहीं मिल रही जिसमें मैथ फिजिक्स को कंप्लीट किया जा सके, या फिर जो आर्ट वाले विषय हैं, हिंदी, इतिहास, इन सब को कंप्लीट किया जा सके। तो ग्रेजुएशन लेवल को तो हम कंप्लीट कर ही रहे हैं। कोशिश है कि अपने इसी परिवार पर 12th लेवल की भी चीज़ों को स्टार्ट किया जाए। 12th और हाई स्कूल दोनों को हम लेकर के चलेंगे, क्योंकि वोट के टाइम पे उनका बेनिफिट करा दें, ठीक है। तो सीधा प्रीवियस ईयर लेकर के आएंगे। एक बहुत अच्छे मेरे सहयोगी, मेरे मित्र हैं, वो आपके साथ जुड़ेंगे और जो चीज़ें हैं उसको उनको कंप्लीट करेंगे। तो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहनों को बता जरूर देना कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप सबके प्यार और आप सबके सहयोग से जो अपना ये परिवार एमएस शिवम बना है, इसके लिए पूरी जान मैंने लगाई है। 0 से हम स्टार्ट हुए थे और देख लीजिएगा हम यहाँ तक आ चुके हैं। आप सबका सपोर्ट रहा तो मिलियन भी कभी ना कभी हम जरूर पहुँचेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बताइएगा जरूर क्लास लगी कैसी है, और नेक्स्ट क्लास किस सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे, एक बार कमेंट में जरूर लिख दो। हर हर महादेव, वंदे मातरम।